नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन भूगोल भी कर रहे थे, जिसमें से क्लास 7 का ये आज का अगला चैप्टर है, कक्षा 7 का, जो कि लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में लोग देखते हैं। ठीक, यूरोप के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, यूरोप के बारे में। एक मिनट, वॉइस को जूम कर लिया जाए और क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखो। आपको सूची 1 को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इधर भौगोलिक शब्द है, इधर है विशेषता है। ठीक, इसमें से स्थल गोलार्ध है, प्रायद्वीप है, फ्योर्ड है, वलित पर्वत। आपको मिलान करना है, इनमें से क्या हो जाएगा भाई सही आंसर। ठीक, देखो जो स्थल गोलार्ध है वो हो जाएगा आपका स्थल गोलार्ध, भूपृष्ठ का उत्तरी गोलार्ध। यूरोप के बारे में है, ये किसके बारे में, यूरोप के बारे में। तो ए का हो जाएगा भैया 4, ए का 4 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी कि जलाशय से घिरा हुआ भूमि का वह भाग जो किसी विशाल स्थल से जुड़ा हो, नहीं, बी का हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद है फियोर्ड। क्या है भाई, फियोर्ड जो होता है लंबी सकरी और बहुत गहरी समुद्र की भुजा जो काफी दूर तक स्थल भाग में चली गई है। वलित पर्वत हो जाएगा, भूपट्टी के नीचे आंतरिक हलचलों के कारण दोनों ओर से दबाव पड़ने से निर्मित हो गया। ठीक, ए का 4 है और बी का 1। ए का 4, बी का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, इसका बी हो जाएगा 1 का सही आंसर। नेक्स्ट देखो, चाहे इसका हम लोग देख लेते हैं भाई, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भूपृष्ठ का उत्तरी गोलार्ध, जिसमें संसार के कुल स्थल क्षेत्र का लगभग 85% भाग सम्मिलित है, जो स्थल गोलार्ध कहते हैं। ठीक, किसी भी जलाशय से घिरा हुआ वह भूमि का वह भाग जो एक ओर से विशाल स्थल में जुड़ा होता है, उसे प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहते हैं। लंबी सकरी और बहुत गहरी समुद्र की भुजा जो काफी दूर तक स्थल भाग में चली गई हो, फियोर्ड कहलाती है। फियोर्ड हिमानियों से निर्मित गहरी घाटियां हैं, जिनमें सागर का जल भर गया है। फियोर्ड के किनारे ऊंचे और लगभग खड़ी ढाल वाले होते हैं। लंबी समानांतर पर्वत श्रेणियां, जिनका निर्माण भूपट्टी के नीचे आंतरिक हलचलों के कारण दोनों ओर से दबाव पड़ने पर हुआ है, वलित पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। जैसे कि भैया हो गया, जैसे मैं खुद भारत के जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत हो गया, यूराल नदी हो गया, काकेशस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। इस महाद्वीप के 15 स्वतंत्र राज्य पहले से सोवियत संघ के अंग थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें से भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 का हो जाएगा बी, 1 और 3 सही नहीं है। चलिए क्यों सही नहीं है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका बी हो जाएगा सही आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, देखो कथन 1 क्यों गलत है, क्योंकि जो यूरोप है वो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 6वां महाद्वीप है। कौन सा 6वां महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत माला, यूराल नदी, काकेशस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं, जो कि कथन 2 आपका सही था। ठीक, यूरोप को 4 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां, यूरोप के उत्तरी मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमि और आल्प्स पर्वत है। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हुए 15 राज्यों में से 9 ही यूरोप के भाग हैं। ठीक है, क्यों भाई, देखो जो सोवियत संघ था 1991 में इसका विघटन होता है, लेकिन उसके 9, ठीक है, 9 देश ही यूरोप में अब स्थित है, बाकी और ये आपके एशिया में भी स्थित है भाई। ठीक है, तो 9 वहां पर 15 थे, तो यहाँ 9, इसलिए वो गलत था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित देशों में से कौन से देश बाल्टिक राज्य यानी कि बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया और बेलारूस। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया ये बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया बाल्टिक राज्य यानी कि बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। ये तीन देश सोवियत संघ के स्वतंत्र हुए तीन देशों में शामिल है ना। जो सोवियत संघ में टूटा था ठीक 5 देशों में, उनमें से 3 देश ये भी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? इटली, रोम, स्पेन, मैड्रिड, स्विट्जरलैंड, बर्न और आयरलैंड सोफिया। ठीक है, आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन है, ना कि सोफिया। सोफिया तो बुल्गारिया की राजधानी, किसकी सोफिया है? ये बुल्गारिया की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 4 का सही आंसर। ठीक है, तो आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन है और सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कथन है यूरोप महाद्वीप की तटरेखा बहुत ही दंतुरित है यानी कि कटी-फटी है। यूरोप में प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए अनेक स्थान उपलब्ध हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यही ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर भाई। देखो, जो देश की, जैसे कि हम अगर हम भारत की बात कर ले, है ना, तो भारत में भी समुद्र तटरेखा है ना, 9 राज्य लगते हैं। तो जहाँ की तटरेखा ये दंतुरित यानी कटी फटी होती है, वहां पर प्राकृतिक पोताश्रय या पत्तनों के लिए अनेक अच्छा स्थान माना जाता है। तो यही कारण है भाई ऑप्शन नंबर इसका ए होने सही होने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दोनों बात सत्य हैं और जो कारण है वो ए का सही यानी कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है। ठीक, देखो व्याख्या इसकी देख लो। यूरोप महाद्वीप की तटरेखा बहुत ही दंतुरित है। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए अनेक स्थान उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न नंबर है आपका 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। प्रयुक्त में से कौन से स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित है? ठीक है, स्कैंडिनेवियस देश में कौन कौन से सम्मिलित हैं? ठीक, ए, बी, सी या तो डी। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी देश क्या है? ये सभी देश सम्मिलित हैं। ठीक है, ये सभी देश भैया सम्मिलित हैं। तो व्याख्या देख लो। आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो और फिनलैंड, यानी फिनलैंड को भी सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। ये पांचों देश भी सम्मिलित है। क्या है? ये पांचों देश सम्मिलित है। उसमें इसमें फिनलैंड नहीं था, तो 4 ऑप्शन था, तो 4 हो जाएगा आंसर उसका सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 7। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित जगहों में से कौन से सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। नॉर्वे ओस्लो हो जाए, स्वीडन वार्सा, डेनमार्क कोपेनहेगन और फिनलैंड हेलसिंकी। ठीक है, तो यहाँ पर स्वीडन ऑप्शन नंबर 20 सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वीडन की राजधानी होती है स्टॉकहोम है भाई। ठीक है, स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी, ना कि वार्सा। वार्सा तो पोलैंड की राजधानी। किसकी है? वार्सा जो है वो पोलैंड की राजधानी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कथन और कारण वाला प्रश्न भाई। यूरोप महाद्वीप के आसपास स्थित अधिकतर खाड़ियां और सागर उथले हैं। यूरोप में मत्स्य क्षेत्र विश्व के सर्वोत्तम मछली पकड़ने वालों में से एक है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। हो जाएगा भाई ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो आपका कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा प्रश्न नंबर का सही आंसर। ठीक है, देखो इसकी व्याख्या देख लो चाहे। यूरोप महाद्वीप के आसपास स्थित अधिकतर खाड़ियां और सागर उथले हैं। इसी कारण यहाँ का मत्स्य क्षेत्र विश्व के सर्वोत्तम मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। रोमानिया हो गया, हंगरी, इटली, अल्बानिया और ग्रीस। उपर्युक्त देशों में से कौन से बाल्कन राज्य में सम्मिलित है? इनमें से कौन से बाल्कन राज्य में सम्मिलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो बाल्कन राज्य में रोमानिया सम्मिलित है,
और आपका अल्बानिया भी सम्मिलित है और ग्रीस सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इसकी व्याख्या देख लो। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया यानी हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, कोसोवो, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को सम्मिलित रूप से बाल्कन राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बाल्कन राज्य कहते हैं। ठीक है, इस सभी देश को आपको ध्यान देना है, ये सभी बाल्कन राज्य के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को किस नाम से जाना जाता है? निम्न भूमि का देश या उच्च भूमि का देश या पर्वतीय देश या मरुस्थलीय देश? ठीक है, हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निम्न भूमि का देश। ठीक, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्न भूमि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है। क्या वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है? ठीक है, आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन में केवल दो देश स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से मिलकर बना है। नहीं, ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, आपको सही आंसर करना। क्यों? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स भी है। क्या है? वेल्स भी तो है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग, व्याख्या देख लो। देखो कथन एक सही है। क्यों? वेटिकन सिटी एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य है जो रोम नगर के ही एक भाग में स्थित है। यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय और पोप का निवास स्थान है। ब्रिटिश द्वीप समूह में आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से दो मुख्य द्वीप तथा अनेक छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड भी मिलकर, जो ग्रेट ब्रिटेन है वो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर बनता है या बना है। उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं भाई? ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, यूरोप की फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह यूरोप के उत्तरी पश्चिमी और उच्च भूमियों के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों से संबंधित जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बृहद भंडार हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन यानी कथन सही है। 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। क्या है? केवल एक सही है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? इसके हम व्याख्या देखते हैं आखिर क्यों गलत है। ठीक है, यूरोप की उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमियां सुदूर उत्तर के उच्च भूमियां हैं। यह फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीप समूह से होता हुआ आइसलैंड तक फैला है। इस भूमि के उत्तरी भाग को फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहा जाता है। अगला है जो पॉइंट है, इस शील्ड की चट्टानें यूरोप की सबसे पुरानी यानी अनावृत चट्टानें हैं, जहां हिमानियों ने चट्टानों को काट कर हटा दिया है। इस क्षेत्र में धातु खनिज जैसे लोहा, तांबा काफी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ अवसादी चट्टानें से संबंधित भस्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं पाए जाते। यानी जहाँ पर अवसादी चट्टान पाए जाएंगे वहीं पर आपको कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलेंगी। तो वहां पर क्या लोहा, तांबा वगैरह मिलते हैं, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखो, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइन और सीन नाव्य नदियां यानी कि नौ संचालन के लिए योग्य हैं, जो यूरोप के उत्तरी मैदान से होकर बहती है। ठीक है, राइन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है और जो सीन नदी है वो उत्तरी सागर में गिरती है। राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना भी।
ठीक है, तो ये 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर, प्रश्न नंबर 13 है। क्या है 13 है तो 13 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, राइन और सी नाव्य यानी कि नौ समुद्र योग्य है जो यूरोप के उत्तरी मैदान होकर बैठी, ये बात सही है। और भैया राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है, यानी 1 और 4 क्या है, 1 और 4 सही है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। यूरोप के उत्तरी मैदान में उत्तर पश्चिम उच्च भूमियों और दक्षिण में मध्यवर्ती उच्च भूमियों के मध्य स्थित है। राइन और सीन नदियां यूरोप के उत्तरी मैदान से होकर बहने वाली नाव्य नदियां हैं। ठीक है, राइन नदी उत्तरी सागर में, जो राइन नदी वो उत्तरी सागर में गिरती है, और जब सीन नदी यानी इसका उल्टा वहां पर दे दिया था, राइन नदी जो है वो उत्तरी सागर में गिरती है और सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, डेन्यूब हो गया, नीपर, डान और ओल्गा यूरोप की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है यूरोप की मध्यवर्ती उच्च भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सम्मिलित हैं। स्पेन और जो पुर्तगाल है मेसेटा, फ्रांस में क्या ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी में जूरा पर्वत। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक ही सम्मिलित है। क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी कि स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा पाया जाता है, लेकिन वो ये दोनों गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में देखिए। यूरोप की मध्यवर्ती उच्च भूमि में स्पेन और पुर्तगाल के मेसेटा, फ्रांस का मध्यवर्ती मैसिव तथा जूरा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जो ये ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी का वही पर्वत है ना, जूरा पर्वत जो है वो आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी मिलता है। ठीक है, और चेक और स्लोवाक की कम ऊंचाई वाली वाली पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है माउंट ब्लांक निम्नलिखित में से किस पर्वत की चोटी है। माउंट ब्लांक एटलस की है या आल्पस है, ब्लैक फॉरेस्ट है या जूरा पर्वत। ठीक है, तो माउंट ब्लांक जो है वो आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर इसका 15 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। नंबर 16 है आल्पस पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये युवा मोर्दार वलित पर्वत हैं। इनका निर्माण इटलस और रॉकी पर्वतों के निर्माण काल में हुआ है। इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी है। क्या आल्पस पर्वतमाला है, इसका विस्तार एशिया में है। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों बातें क्या है भाई, सत्य हैं। ठीक, तीनों बातें सत्य हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। पहले इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, 16 की व्याख्या देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, उपर्युक्त तीनों कथन क्या है भाई, सही है। आल्पस पर्वतमाला यूरोप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। ये युवा मोर्दार वलित पर्वत है। इन पर्वतों का निर्माण भी उसी युग में हुआ था जब अफ्रीका के एटलस पर्वत एवं उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत बने थे। ठीक है, इनका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में कैस्पियन सागर तक है। यहाँ से आगे श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है या माउंट एवरेस्ट तो हिमालय की है। राकापोसी तो भारत में, लद्दाख क्यों कहाँ पर जाता है। राकापोसी जो पर्वत है वो लद्दाख में पाई जाती है कि उत्तराखंड में कहाँ पाई जाती है, या चीन या नेपाल, इसका भी आप लोग कमेंट फटाक से कर दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक, तो हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस है। क्या है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस भी है, और ये जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 5642 मीटर। ठीक है, 5642 मीटर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। नंबर 18 है सूची वन को सूची शिक्षा में मिलान करना। इधर है देश, इधर है राजधानी। सर्बिया है, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। बताएं, सराजो, बेलग्रेड, जाग्रेब और ljubljana। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में आप लोग किधर जा रहे हो। ठीक है, तो सर्बिया का हो जाएगा आपके बेलग्रेड। क्यों, सर्बिया का हो जाएगा बेलग्रेड, यानी ए का 2 जाएगा, और आपका जो, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद आपका बी का हो जाएगा ए आंसर, यानी कि साराजोवा। सी का हो जाएगा भैया
ऑप्शन नंबर डी, और क्रोएशिया हो जाएगा जाग्रेब, यानी कि डी का 3। तो डी का 3 किसमें है? ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ देख लो, सर्बिया बेलग्रेड हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना ये साराजेवो हो जाएगा, स्लोवेनिया का लेजुब्लियाना हो जाएगा, और क्रोएशिया का जाग्रेब है। प्रश्न नंबर 19 है, सूची 1 को भी सूची से के साथ मिलान करना है। इसमें भी देश है, इधर है आपकी राजधानियां दी गई हैं, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में आप लोग किधर जा रहे हैं? बुखापेस्ट, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वीना और प्राग। ठीक है, बताएं, थोड़ा मैं इसको और छोटा कर दूं तो जो दिखाई दे भाई, क्वेश्चन दिखाई दे। तो चलिए, ये ऑप्शन आपका दिया गया है। अब यहाँ आप देख लो भाई कि क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देख लो, इसके बाद इसका आंसर दीजिए। ठीक है, 19 नंबर है ना। ठीक, चलो ये ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, ये ऑप्शन में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी है तो ये यहाँ से मिलान कर लो। रोमानिया का क्या है? बुडापेस्ट हो जाएगा, हंगरी का बुडापेस्ट है, ऑस्ट्रिया का वीना और चेक रिपब्लिक का प्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 का ए आंसर। क्या हो जाएगा भाई? ए, यानी सामने सामने ही सारे क्वेश्चन सही थे, सामने सामने इसका मिलान सही था, ये बात ध्यान देना भाई। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न नंबर 20 है, यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अधिकतर भाग शीतोष्ण कटिबंध में है, इसका विस्तार पछुआ बाहुल्य की पेटी में है, यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर दक्षिण की ओर नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, नंबर 20, तो ये तीनों ही बातें क्या है? सत्य भी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, जो यूरोप है वो, इसका अधिकतर जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध में है, और इसका विस्तार पछुआ बाहुल्य पेटी में भी आता है, और यूरोप में किसी भी पर्वत का जो है वो, यानी कि उत्तर दक्षिण नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी आंसर करेक्ट। इसकी व्याख्या देख लो, यूरोप का अधिकतर भाग शीतोष्ण कटिबंध में है, उच्च अक्षांशों में स्थित होने पर यूरोप की जलवायु मृदुल है, यूरोप का विस्तार पछुआ पवनों की पेटी में है, ये पवने दक्षिण पश्चिम से ही चलती हैं। यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर दक्षिण की ओर नहीं है, इसलिए इन पवनों के मार्ग में कोई रुकावट नहीं पड़ती है, अतः ये पवने देश के आंतरिक भागों तक पहुंच जाती और तापमान में को मृदु बनाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, कथन और कारण है। ठीक है, कथन में दिया गया है कि पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास सागरों का पानी उत्तर अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के कारण नहीं जमता है, पछुआ पवनें यूरोप में अच्छी वर्षा करती हैं। प्रश्न नंबर 21 में आप क्या आंसर दे रहे हैं? ठीक है, 21 को ज्यादा भाई, दोनों बातें सत्य तो हैं लेकिन अलग अलग है भाई, कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों बातें सत्य तो दोनों बातें हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है, व्याख्या देख लो, पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास सागरों का पानी उत्तर अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के कारण नहीं जमता है, इस प्रवाह के गर्म प्रभाव को पछुआ पवनें स्थल भागों पर अंदर तक ले जाती हैं, ये पवनें अपने साथ नमी भी ले जाती हैं और अच्छी वर्षा कराती हैं। इन पवनों के स्थायी रूप से चलने के कारण लगभग पूरे साल ही अच्छी वर्षा होती है। यह वर्षा सामान्यतः पश्चिमी भागों में अच्छी होती है और पूर्वी भागों में घटती जाती है, यानी पश्चिम से अगर पूर्व की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, सूची 1 को सूची से के अनुसार मिलान करना है। इधर क्षेत्र है, इधर दिया गया जलवायु। ठीक है, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप हो जाएगा, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी यूरोप और पूर्वी यूरोप। महाद्वीपीय पश्चिमी यूरोप तुल्य है, टुंड्रा और भूमध्य सागरी। क्या है इसका आंसर दे रहे हैं आप लोग? प्रश्न नंबर 22। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, हाँ 22 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? इसको 22 में आप लोग क्या आंसर? ठीक है, देखो जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है, यानी एक हो जाएगा, और जो दक्षिणी यूरोप है
दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागरीय, भाई भूमध्य सागर है ना, दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर है ना, तो वो दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागरीय जलवायु है। और उत्तरी यूरोप में जो पाई जाती है वो हो जाएगा टुंड्रा, टुंड्रा यानी ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है। और पूर्वी जो यूरोप है उसमें महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर आ जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, पश्चिमी यूरोप तुल्य है, दक्षिणी में भूमध्य सागरीय है, उत्तरी में टुंड्रा है और पूर्वी यूरोप में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु महासागरीय जलवायु का विशिष्ट रूप है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तापमान पूरे वर्ष प्राय एक समान रहता है, इसमें वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही? ठीक है, देखो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? इसमें जो 2 है इसमें दिया गया कि इसमें वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में, ये बात गलत है भाई। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या करते हैं देख लेते हैं भाई। पश्चिमी यूरोप में पाई जाने वाली विशिष्ट महासागरीय जलवायु को पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहते हैं। यहाँ पछुआ पवनों और समुद्र निकटता के कारण ग्रीष्म ऋतु उष्ण और शीत ऋतु शीतल होती है। तापमान पूरे वर्ष प्राय समान रहता है। वर्षा लगभग पूरे वर्ष, वहां पर दिया गया था वर्षा यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है, नहीं, वर्षा लगभग पूरे वर्ष होती रहती है। महासागरों का समतापकारी प्रभाव पूर्व की ओर घटता जाता है। किसकी ओर? वही पूर्व की ओर। क्यों? क्योंकि समुद्र की दूरी बढ़ती जाती है ना, इसलिए मध्य और पूर्वी यूरोप में ग्रीष्म ऋतु गर्म और शीत ऋतु बहुत ठंड होती है। अगर हम भारत की बात करें, जो भैया समुद्र से जुड़े हुए राज्य है ना, उनमें उनके जो किनारा एरिया है उसमें यानी कि जो है तापमान में गिरावट वो कम देखने को मिलती है। समान तापमान लगभग कुछ ही अंतर लगभग बराबर ही पाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 54। यूरोप के किस क्षेत्र में कुछ समय के लिए मध्यरात्रि में सूर्य चमकता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में, या आल्पस पर्वत और विस्पत पर्वत के मध्य में, भूमध्य सागर और आर्कटिक वृत्त के मध्य में, या आर्कटिक वृत्त के उत्तर में? 24। ठीक है, 24 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक वृत्त के उत्तर में चमकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसका दिया गया है व्याख्या। यूरोप में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में कुछ समय के लिए मध्य रात्रि में सूर्य चमकता है। यहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी है, वर्षा बहुत कम है, वो भी हिम के रूप में जो वर्षा होती है वो कम है, और अगर होती है तो यानी कि हिम के रूप में होती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी और लंबे दिनों वाली ये उष्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, स्टेपीज है, प्रेरी है, सवाना है, या लानोस, वेनेजुला पाई जाती है। स्टेपीज दक्षिण पूर्वी भाग की बात हो रही है भाई, दक्षिण पूर्वी यानी कि इस एरिया में यूरोप के स्टेपीज घास के मैदान पाई जाती है। 25 का ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं इसका व्याख्या। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियों को स्टेपीज कहते हैं। उत्तर अमेरिका के प्रेरी की तुलना में, जो प्रेरी है उत्तरी अमेरिका की तुलना में यह घास छोटी होती है। यह घास भूमि रोमानिया में डेन्यूब नदी की खाड़ी से पूर्व में यूक्रेन तक फैली है। यूक्रेन में घास अपेक्षाकृत लंबी है। हंगरी का मैदान इसी घास भूमि का विस्तार है। इसका अधिकतर भाग कृषि के अंतर्गत ही आता है। अगला है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, यूरोप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कहाँ लगाना है आपको? उत्तर से दक्षिण को लगाना है। टुंड्रा, मिश्रित या टाइगर? ठीक है, मिश्रित, टुंड्रा या टाइगर है। टाइगर, टुंड्रा या मिश्रित है, या टुंड्रा, टाइगर या मिश्रित? ठीक है, 26 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टुंड्रा है, इसके नीचे टाइगर है, टाइगर के नीचे मिश्रित में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देखो। यूरोप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों उत्तर से दक्षिण को सही क्रम है टुंड्रा, टाइगर और मिश्रित वन। यूरोप में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में टुंड्रा वनस्पति है,
पर लाइकेन, काई और बौने पेड़ पाई जाती हैं। टुंड्रा के दक्षिण में टाइगा है, ठीक है, और शंकुधारी चीड़, स्प्रूस और देवदार जैसे पेड़ उगते हैं जो मुलायम लकड़ी के सूत्र हैं। दक्षिण में मिश्रित वन यानी शंकुधारी और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 27। नंबर 27 है, कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में कौन सा विचार कीजिए भाई। कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है आपको। विस्तृत कृषि और गहन कृषि, एक ही फार्म पर फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन भी, और भूमि की प्रति इकाई में मानव श्रम का अधिकाधिक उपयोग। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो ये दोनों बातें क्या भाई सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखो इसको, एक ही फार्म पर फसलों की खेती के साथ साथ दूध तथा मांस के लिए पशुओं को पालना मिश्रित कृषि कहलाता है। इस खेती से किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलता है। का वह ढंग जिसमें भूमि की प्रति इकाई में मानव श्रम का अधिकाधिक उपयोग होता है उसे गहन कृषि कहते हैं, उसे गहन कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। डाइक, तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त की गई भूमि है। पोल्डर, समुद्र से स्थल की रक्षा के लिए समुद्र के तट के साथ बने बड़े बांध है। प्रयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? प्रयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? तो ये दोनों है क्या है गलत है भाई। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो ये उल्टा दे दिया। समुद्र के तट के साथ साथ बने बड़े बांध जो समुद्र से स्थल की रक्षा करते हैं उसे डाइक कहते हैं। डाइक कहते हैं तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त हुई भूमि। पोल्डर कहते हैं, उसमें उल्टा दे दिया था, है ना। तटबंध बनाकर, जैसे मैं कहूँ ये समुद्र इधर है, ये मानो कोई देश है, तो यहाँ पर तटबंध बनाकर, जो भूमि प्राप्त की जाती है, मालूम मिट्टी डालकर यहाँ पर, उसे पोल्डर कहा जाता है। ठीक है, और डाइक क्या है? समुद्र के तट के साथ साथ बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनको रक्षा करते हैं, तो उसे डाइक कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। नीदरलैंड की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। इसने कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं। यहाँ कृषि के लिए डाइक और पोल्डर महत्वपूर्ण है। और युक्ति में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये दोनों बातें क्या है सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या देख लो। नीदरलैंड निम्न भूमि वाला देश है जिसने कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं जो समुद्र तल से भी नीचे हैं। इन्होंने यहाँ काम समुद्र के बड़े तटबंध बनाकर किया है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। डाइक कहते हैं डाइक से घिरी समुद्री पानी को पंपों द्वारा वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भूमि को होल्डर कहा जाता है। निम्न भूमि तथा समुद्र के किनारे होने के कारण नीदरलैंड में बाढ़ एक बड़ी समस्या थी। इस संदर्भ में इसने अपने जल संसाधनों का प्रबंधन करके एक अच्छा उदाहरण दिया है। ठीक है, इसने बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए 5 ज्वार नदियों को बांध बनाकर बंद कर दिया है। अगला है प्रश्न नंबर 30। यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ की जलवायु गेहूं की फसल के लिए प्रतिकूल है। यहाँ चीनी बनाने का मुख्य स्रोत चुकंदर है। फलों के भाग विशेष रूप से भूमध्यसागरीय प्रदेशों में हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, क्या आंसर इसका दे रहे हो? ठीक है, एक मिनट, हाँ तो भाग रहा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसको हो जाएगा बी आंसर, क्या जाएगा बी हो जाएंगे। ठीक, तो 2 और 3 सही है, एक गलत है। क्यों? एक क्यों गलत है? क्योंकि व्याख्या देखो, यूरोप की जो सबसे प्रमुख फसल गेहूं है, क्योंकि यहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है, ना कि प्रतिकूल। वहां पर प्रतिकूल बोल दिया है ना, अनुकूल है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये थी आज की लगभग महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ठीक है, हम लोग अभी लगभग 30 से 32 प्रश्न और बाकी हैं इस चैप्टर के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8। ठीक है, क्लास 8 का हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। कल यानी कि कक्षा 7 तक ये खत्म हो जाएगा। हम लोग परसों नेक्स्ट क्लास में
कक्षा 8 की भूगोल प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।